अमेरिका में हाल ही में जब ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन हुआ तो वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपील किया, एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, गवर्नर्स को कहा, एक कॉन्फ्रेंस कॉल की, उसमें गवर्नर्स को कहा डोमिनेट। और यही उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दिया कि लूटिंग होगी तो शूटिंग होगी। इसके जवाब में ह्यूस्टन के पुलिस चीफ आर्ट एसवेडो ने सीएनएन के साथ एक इंटरव्यू में कहा, लेट मी जस्ट से दिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस चीफ्स ऑफ दिस कंट्री, प्लीज if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. It's not about dominance, it's about winning hearts and minds. तो ह्यूस्टन के पुलिस चीफ का हिंदी में कहना यह था राष्ट्रपति से कि अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक या सकारात्मक नहीं कह सकते तो अपना मुंह बंद रखें। हमको ये सोचना होगा कि हमारे यहाँ कितने पुलिस अधिकारी हैं जो ये बात राष्ट्रपति से, सरकार से या किसी और से कह सकते हैं, कहने के बारे में सोच भी सकते हैं क्या। और इन सारी चीज़ों का नतीजा आता है हमारे सामने। रोज़ कुछ चीज़ों से आपको याद दिला दूं, 1 साल नहीं बीता है, हैदराबाद में पुलिस ने 3 लोगों का एनकाउंटर कर दिया था ये कह के कि ये लोग एक रेप के आरोपी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कभी कोई जांच नहीं हुई। अगर आप आज भी जाके चेक करेंगे तो उस मामले की कोई जांच नहीं हुई। ये आज तक पता नहीं है कि रेप के दोषी छोड़ दीजिए, वो आरोपी भी थे कि नहीं थे। उनका एनकाउंटर हो गया। आप सब ने तालियां बजाई जैसे आपने बालकनी में आके थालियां बजाई थी, और हम सब खुश हो गए कि न्याय हो गया। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि सोच के देखिए कि आपके परिवार के किसी सदस्य पे, आपके घर के किसी बच्चे पे इसी तरह का कोई आरोप लगे, किसी भी तरह के अपराध का, और पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे, तब आप क्या करेंगे? तब आप इसको न्याय मानेंगे? दरअसल ये समाज न्याय और प्रतिशोध के बीच में फर्क करना भूल चुका है। विकास दुबे के एनकाउंटर से, दरअसल एनकाउंटर जो है किसी एक शख्स का नहीं हुआ है, एनकाउंटर हुआ है समाज का, हमारी समझ का और सच का। और ये 3 अलग अलग पहलू हैं कि एक समाज के तौर पे हम कैसे बनते जा रहे हैं, हमारी समझ का एनकाउंटर कैसे सरकारें कर रही हैं अपने तंत्र के माध्यम से, जिसमें पुलिस भी शामिल है, और कैसे सच का एनकाउंटर हुआ, यानी कि एक विकास दुबे के एनकाउंटर से न जाने कितने बड़े लोग बचा लिए गए हैं। आखिर में ये सारा सवाल मिलके संविधान का सवाल बन जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो वीएन राय जी मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के। हम सब लोग इनको हाशिमपुरा मलियाना का जो मामला है, जो वहाँ पे जो है माइनॉरिटीज़ के 50 लोगों को जो है पीएससी ने ले जाके गोली मार दी थी। हालांकि सब लोग बरी हो चुके हैं, तो इसमें मैं ये भी नहीं कह सकता कि गोली मार दी थी। अज्ञात लोगों ने अज्ञात लोगों को गोली मार दी थी हाशिमपुरा मलियाना में। उस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ने में वीएन राय जी वहाँ के एसपी थे मेरी याददाश्त में उस समय, और इनकी लंबी लड़ाई रही है उस चीज़ को लेके। इनका एक नॉवेल है बड़ा मशहूर जो दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है, शहर में कर्फ्यू। और हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत टंडन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तमाम तरह से आप प्रशांत जी को जानते हैं। और सौम्या हमारे साथ है जो कुछ फैक्ट्स स्टैट्स पे बात करेंगी, हमारी मीडिया विजिल की असिस्टेंट एडिटर। आप सबका बहुत स्वागत है। वीएन राय साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। जो प्रेमाइस जहां से मैंने शुरुआत की, जो ह्यूस्टन के पुलिस चीफ का बयान था, शायद एक बड़ी समस्या ये भी है कि संविधान के प्रति ड्यूटी की जगह सत्ता के प्रति ड्यूटी मान लिया गया है पुलिस को अपने काम में। देखिए, ये जो एक बर्बर किस्म की घटना घटी है, जो बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही फुअड़ तरीके से अंजाम दिया गया जो कृत्य है, उससे कई गंभीर विमर्श पैदा होने चाहिए थे। दुर्भाग्य ये है कि मुझे लगता है कि 2-4-10 दिन ये सारी चीज़ें, मीडिया का टेंशन और कहीं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये सब होता रहेगा, और महीने 1.5 महीने बाद हम भूल जाएंगे। आपने अपने अभी भूमिका में ये बताया, हैदराबाद की घटना का उल्लेख किया। 4 महीने पहले एक खराब घटना हुई जिसमें एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपी 4 लड़कों को जेल से निकाल के पुलिस ने मार दिया। वहाँ की जनता ने उनको फूल मालाएं पहनाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की। आज तक कम से कम मुझे तो जानकारी नहीं, क्योंकि अब मीडिया का ध्यान उधर से चला गया है, तो किसी को नहीं पता उस इंक्वायरी में क्या हो रहा है, इंक्वायरी हो भी रही है नहीं हो रही है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी एक बर्बर घटना हुई है, ये भी हम इसी तरह भूल जाएंगे। इसके पीछे 2 चीज़ें मुझे लगती हैं।
एक तो ये कि हमारा समाज भी इस हिंसा को स्वीकृत करता है, इसको प्रतिष्ठित करता है। हैदराबाद का उदाहरण आपने देखा, इस घटना में भी आपने देखा होगा, कानपुर में बहुत सारे लोग फूल मालाएं लेकर के पुलिस वालों का स्वागत कर रहे थे। जो पुलिसकर्मी मारे गए थे, अगर उनके परिवार वाले ये कह रहे हों कि भाई हमें बदला चाहिए था और हम संतुष्ट हैं, उनका तो समझ में आता है। हालांकि उसको भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो बर्बर समाज में इस तरह होता है कि आप एक गर्दन के बदले दूसरी गर्दन काटते हैं। एक सभ्य समाज में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका थोड़ा बहुत दुख तकलीफ समझी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में, जिस तरह से जनता के बीच, जिस तरह से एक आम जो माहौल दिखाई दे रहा था इसके समर्थन का, वो अपने आप में बड़ा दुखद है। और मुझे लगता नहीं कि वो सारे गंभीर विमर्श जो इस घटना के बाद होने चाहिए थे वो हो पाएंगे। जैसे मैं तो सबसे जरूरी ये समझता हूँ कि हम इस पर बात क्यों नहीं करते कि भाई ये जो पुलिस है, ये 1861 के 1860 के दशक में कुछ कानून थे जिनके आधार पर पहली बार एक आधुनिक संस्था के रूप में भारत में पुलिस आई। कुछ इसके साथ पॉजिटिव चीजें हुई 1860 में, जैसे पहली बार भारत में ये संभव हो पाया कि एक अपराध के लिए सबको समान दंड दिया जाए। वो ब्राह्मण करे, वो शूद्र करे, उसका दंड समान है। पहली बार भारत में ये हो रहा था कि औरत की गवाही और मर्द की गवाही बराबर होगी। पहली बार ये हो रहा था कि ये एक सेकुलर कानून के आधार पर लोगों का इंसाफ होगा। जो न्यायाधीश चुने जाएंगे वो किसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर चुने जाएंगे, वो आनुवांशिक नहीं होंगे। वो राजा खुद बैठ करके आदेश नहीं करेगा और फैसला नहीं करेगा। ये सारी चीजें पहली बार हुई। लेकिन जिन्होंने उस पुलिस को बनाया था उनका उद्देश्य तो बड़ा साफ था, उन्हें इस देश में शासन करना था। और ये भी बड़ी बड़ी मजेदार बात है, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप नहीं मुझे नहीं, जी इजाजत जी जी, देंगे तो आप बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बड़ा मजेदार था कि देखिए, दुनिया में लगभग 60 देशों में अंग्रेज बहादुर ने पुलिस बनाई है। ये कहा जाता था ना कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं अस्त होता था, मतलब दुनिया के कोने कोने में उनका शासन था। उन्होंने हर जगह के लिए एक पुलिस बनाई और एक आधुनिक संस्था के रूप में ज्यादातर देशों में पहली बार पुलिस बनी थी। लेकिन हर जगह क्यों अलग पुलिस बनाई? जैसी पुलिस उन्होंने भारत में बनाई वैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाई, जैसी ऑस्ट्रेलिया में बनाई वैसी श्रीलंका में नहीं बनाई, श्रीलंका में बनाई वो नाइजीरिया में नहीं बनाई। केवल कुछ नॉमेनक्लेचर, जिसमें दो नॉमेनक्लेचर हैं, एक कांस्टेबल है और एक सुपरिंटेंडेंट है और एक इंस्पेक्टर जनरल, तीन नॉमेनक्लेचर हैं जो हर जगह की पुलिस में मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा उनका व्यवहार, उनके अख्तियारात, उनके रिएक्शन के तरीके, ये सारे भिन्न हैं। खुद अंग्रेज यानी लंदन की जो पुलिस कांस्टेबल है, जिसे बॉबी कहते हैं, जो इतना पीपल फ्रेंडली माना जाता है कि अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा हो और उसकी साइकिल खराब हो जाए तो अपनी साइकिल वो बॉबी को थमा के चला जाता है, और ये जब वो लौटता है तो बॉबी उसका पंचर वंचर ठीक करा के साइकिल ठीक ठाक रखता है। तो इस बॉबी को भारत में क्यों नहीं ले आए? भारत में तो पुलिस उनके जमाने में भी बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल होती थी। बच्चा रो रहा हो, सो ना रहा हो, कोई शरारत कर रहा हो तो आप पुलिस से धमकाइए उसे, पुलिस का नाम लेके। आज भी वही होता है। ये तो समझ में आता था कि उन्होंने ऐसी पुलिस बनाई थी जो जनता की दुश्मन हो, जो कानून कायदे को ठेंगे पर रखती हो। संविधान तो खैर कोई था ही नहीं, तो ताकि उनका शासन चलता रहे। भारत में जिस तरह की वर्ण व्यवस्था और जिस तरह की पूरी सामाजिक संरचना थी, उसमें शायद इसी तरह की पुलिस भारत डिजर्व करता था। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, तब हमने क्यों नहीं कोई बुनियादी परिवर्तन किए? हमने क्यों नहीं पुलिस को जनता के मित्र पुलिस बनाने की कोशिश की? मैं इस पर बहुत सोचता रहा हूँ, और 37 साल मैं भी उस तंत्र का हिस्सा रहा, तो मुझे निकट से भी देखने का मौका मिला। तो मुझे हमेशा ये बड़ा इंट्रीगिंग लगता है। देखिए, जो हमारा नेतृत्व था आज़ादी के बाद, वो 100%, मैं 99% भी नहीं कह रहा हूँ, 100% वो था जो स्वतंत्रता संग्राम से होके गुजरा था, जो खुद पुलिस की ज्यादतियों का शिकार रहा था। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनका सर हिलता रहता था तो लोग कहते थे साहब वो पुलिस की लाठियां पड़ी हैं, और वो जीवन भर के लिए उनका सर हिलने लगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं समझ में आया कि पुलिस का चरित्र बदला जाए? कारण बड़ा स्पष्ट है। देखिए, जो हमारे नए शासक आए उनको भी यही पुलिस सूट करती थी। मैंने अपने नौकरी के दौरान देखा कि एक मुख्यमंत्री को कौन सा थानेदार सबसे प्रिय होता है? वो थानेदार जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे,
जो उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे ना लिखे। अभी कुछ साल पहले तक बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब तो गनीमत है कि बूथ कैप्चरिंग उस फॉर्म में नहीं होती, अब दूसरी तरह से रिगिंग हो सकती है, लेकिन वो दृश्य अब नहीं दिखाई देते कि बूथ जाके लूट लो और मोहर लगा दो और बक्से बंद कर दो। तो उस समय तक वो थानेदार सबसे प्रिय होता था मुख्यमंत्री का, जो उसको बूथ कैप्चरिंग में उसके कार्यकर्ताओं को मदद करे, जो उसके विरोधियों को जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हो तो उनको उठा के बंद कर दे और जब तारीख या समय खत्म हो जाए तब छोड़े। तो ये हमारे नए शासकों को भी इसी तरह की पुलिस पसंद थी, इसीलिए उन्होंने कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया। इसमें एक ज्यादा दिक्कत इस तरह की पुलिस में ये हो जाती है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हो रही, ये दौर बीच बीच में आते रहते हैं। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी आए, मायावती थी, अखिलेश थे, सबके जमाने में दौर आते रहते हैं। इस बार थोड़ा ज्यादा भयानक रूप से आए हैं, क्योंकि आपने कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए, आपने कानून में और कायदों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। अब ये किसी अपराधी को अदालत से सजा दिलाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ज्यादा उच्छृंखलता है, ज्यादा मनी पावर है, ज्यादा मसल पावर है, तो अपराधी वैसे ही पहले भी सजा दिलाना मुश्किल था, अब ज्यादा मुश्किल हो गया। तो आप उस अपराधी का आप करेंगे क्या? तो इन्होंने शॉर्टकट निकाला कि उस अपराधी को मार दो। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में 100 से कम तो नहीं, मुझे मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं, 100 से कम नहीं होंगे अपराधी जो मारे गए। और इधर तो 4-6 महीने में मैं अखबारों में निरंतर देख रहा हूँ कि जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है उसके टांग में गोली लगती। मेरे समझ में नहीं आता कि ये अचानक कैसे हो गया कि हमारे सिपाही इतने अच्छे निशानेबाज हो गए कि वो एक ही जगह पे टांग पे हर अपराधी की गोली लग रही है। और मतलब इनवेरिएबली जब कोई पकड़ा जा रहा है तो आप उसका अखबार में जरूर पढ़ लीजिए कि साहब पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हो गया, उसको अस्पताल घायल, वो टांग में एक माने आप उसे जान से नहीं मार रहे, लेकिन आप उसे मेम कर रहे हैं, उसे लंगड़ा बना रहे हैं, उसको एक सजा जो अदालत भी नहीं देती वो सजा आप दे रहे हैं। तो ये एक और भयानक स्थिति आ गई। आप कानून कायदों में जो बुनियादी फर्क है उसमें तो टाइम लगेगा, जाहिर है, पैसा खर्च होगा, आपको संसाधन जुटाने होंगे, अदालतें सुधारनी होंगी, वो सब करना तो आपका ना तो आपका सपना है ना आपके वश में है। तो ये सबसे आसान है कि एक ऐसी पुलिस जो आपके कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाए, उस पुलिस से अब आप अपराधियों को मरवाना शुरू करिए। और मरवाने में चलिए विकास दुबे या इसके साथ जो 4-5 लोग मरे हैं ये तो हो सकता है, हालांकि इसमें भी एक दो ऐसे मुझे लग रहे हैं जो बाद में कभी खुलेगा कि ये बेचारे मतलब छुटभैये टाइप के कुछ थे, आपने मार दिया इनको। लेकिन इस मारने में आप कितने ज्यादा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग मरते हैं जो निर्दोष होते हैं या बहुत छोटे मोटे अपराध जिन्होंने किए होते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, आप अपने पुलिस फोर्स को अमानवीय बना रहे हैं, आप उनको अपराधी बना रहे हैं। वो उनका उनका उत्साह इतना बढ़ जाता है कि वो किसी भी नागरिक के साथ उसको उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उसको सड़क पे अपमानित कर सकते हैं, थानों में मुकदमे नहीं लिखेंगे। सारे थानों में आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मेरा दावा है कि 80% मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। तो जब आप आपने न्याय का इतना आसान तरीका अपना दे दिया उन्हें, तो मुकदमे लिखने की क्या जरूरत है? मुकदमे लिखेंगे, उसकी तफ्तीशें करेंगे, उसे अदालत में ले जाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा। ज्यादा अच्छा है कि आप बीच बीच में कुछ इस तरह के लोगों को मारते रहें। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में पैदा हुई है। और ये जो विकास दुबे वाला इनकाउंटर है, मुझे लगता है कि अगर इसके बहाने हम कुछ बड़े सवालों पे बात कर सकें, और आपने एक अभी ट्रंप के बरक से एक यूएसए के किसी पुलिस चीफ का जो बयान अभी आपने सुनाया, वो तो खैर हमारे यहाँ असंभव है। वो इसलिए नहीं कि इस समय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री होते तब भी कोई पुलिस चीफ इस तरह कह के बच नहीं सकता था। उसकी वजह बड़ी सीधी है कि अभी देखिए, ये तो सभ्यता के अलग अलग सोपान होते हैं, अलग अलग सीढ़ियां होती हैं, आप धीरे 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 सभ्य होते हैं। हम वर्ण व्यवस्था से ग्रस्त थे, हम पूरी तरह असभ्य थे, हम अपने को खुद कहते थे कि हम जगत गुरु हैं, सही अर्थों में हम पूरी तरह से असभ्य राष्ट्र थे। धीरे धीरे हम सभ्य होना शुरू हुए हैं। पहली बार हमें एक संविधान मिला है जो बराबरी की बात कर रहा है, जो हमारे किसी धर्म ग्रंथ ने कभी बराबरी की बात नहीं की। हिंदू और मुसलमान बड़े बड़े धर्म यहाँ पर रहे हैं, दोनों धर्मों ने कभी बराबरी की बात इनके धर्म ग्रंथों ने नहीं की। पहली बार हम सजा में भी देखिए, दुनिया जब सभ्य होती है तो किस तरह सभ्य होती है। अब देखिए, फांसी एक बहुत बर्बर सजा है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने, मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा मुल्कों ने फांसी खत्म कर दी।
अब सिवाय अमेरिका, चीन और कुछ इस्लामी मुल्कों को छोड़ दीजिए, फांसी की सजा खत्म। मतलब आप कैसे धीरे 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 आप सभ्य होते जाते हैं, आपकी भाषा सभ्य होती जाती है। हमारी भाषा तो एक अंधे को आन्हर, कनवा, ये सारे शब्द इस्तेमाल करती थी। पहली बार हम विजुअली चैलेंज या एबल्ड अदरवाइज, इस तरह के शब्द ये तो अंग्रेजी ने हमें दिए, हमारे पास नहीं थे शब्द। तो ये एक प्रक्रिया है जो हमें सभ्य बना रही है, और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे संविधान का है। लेकिन जब ये विकास दुबे जैसी चीजें होती हैं तो ये पूरा प्रोसेस उलट जाता है। हम फिर से असभ्य होने की तरफ जाने लगते हैं, हम फिर से बर्बर होने की तरफ जाने लगते हैं। हम बदला शब्द, मैंने इस 4-6 दिनों में मीडिया पे बदला शब्द लिया। मुझसे लोग सवाल पूछते थे ये पुलिस कब बदला लेगी। मैं अंदर से डर जाता था, मैं कहता था भाई ये बदला जो है ये पुलिस के शब्दकोश का शब्द नहीं होना चाहिए, ये तो अपराधियों का शब्द है। पुलिस बदला क्यों लेगी? पुलिस तो कानून कायदे के हिसाब से जो दरकार है वो करेगी, उसे पकड़ेगी, उसको मुकदमा चलाएगी, अदालतें उसे सजा देंगी, एक निर्धारित प्रक्रिया है। लेकिन हमारा मीडिया भी चाहता था कि पुलिस बदला ले, तो ये एक बड़ा खराब वो था। लेकिन अब देखिए, आप जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह से लोग इस पर कोई एक गंभीर विमर्श करें, तब तो मुझे लगता है कि कोई सार्थकता होगी। जी, आपने चूंकि एक जिक्र कर दिया यूपी में पिछले 1 साल में या 3 साल में क्या क्या हुआ है, तो सौम्या ने आज सुबह सुबह मुझे एक डेटा भेजा था। सौम्या, उस पर कुछ बात करना चाहेंगी पहले आप? हम अगले सवाल पे प्रशांत जी के पास जाए से पहले। तो मयंक, उस पे फिर एक क्वेश्चन भी आ जाएगा। जी बिल्कुल, अगर ठीक है तो बेसिकली, सॉरी मेरा एक्चुअली डेटा समहाउ मैं उसको मिस पढ़ दे हो रहा गया। हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा है जिसमें ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन है, सरकार का खुद का विज्ञापन है। तो इस डेटा से सरकार ये भी नहीं कह सकती कि नहीं नहीं ये डेटा गलत है। तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का वादा पूरा कर रही सरकार। अव्वल तो अपराध मुक्त करने का मतलब सरकार के लिए क्या है, ये इसको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 1038 अपराधियों से पुलिस की हुई मुठभेड़। इसमें कोई आंकड़ा नहीं है किस जाति के लोग थे, किस धर्म के लोग थे, क्या अपराध किया था, ये भी नहीं पता है। तो हो सकता है साइकिल चुराने वाले से भी मुठभेड़ कर ली गई हो। 2517 को किया गिरफ्तार, 1759 अपराधियों पर पुरस्कार घोषित किया, 32 मारे गए और 236 घायल हुए मुठभेड़ में। 160 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। इसमें बहुत सारे वो हैं जो सीए विरोधी आंदोलन में शामिल थे। 167 मामलों में 146 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है जब्त की गई। इसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो सीए एनआरसी के आंदोलन में शामिल थे। तो आंदोलनकारियों को भी अपराधी बता के संपत्ति जब्त करने और एनएसए की कार्रवाई गिना दी गई है। और बहुत गर्व से बताया जा रहा है कि 32 मारे गए और 236 घायल हुए मुठभेड़ में। लेकिन इन अपराधों की जांच की प्रगति क्या है, कितने कन्विक्ट हुए हैं, कितने केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, इस बारे में इस पोस्टर में सरकार ने कोई जानकारी दी। सौम्य, आपका क्या सवाल था? मैं उस सवाल पे आने से पहले मेरा एक क्वेश्चन दोनों वीएन राय सर और प्रशांत सर के लिए है कि एक डेटा था पिछले साल, एक बड़ी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी सीएसडीएस और लोकनीति की, जिसमें आया था कि जो ह्यूमन राइट्स, कास्ट सेंसिटाइजेशन और क्राउड कंट्रोल है, उसकी जो ट्रेनिंग है हमारे पुलिस पर्सनल्स को या तो उनकी ज्वाइनिंग के टाइम मिलती है, जो मतलब हो सकता है कि बहुत 10 साल बीत गए हों, 15 साल बीत गए हों। ऐसे बहुत सारे पुलिस कर्मियों ने बोला कि उनको तो मिली ही नहीं, उनको कभी इस बारे में ट्रेन ही नहीं किया गया। तो इस चीज को देख के मुझे एक सवाल ये आता है कि बार बार पुलिस रिफॉर्म का एक क्वेश्चन आता है। मुझे लगता है कि पुलिस समाज से कोई बहुत अलग इंस्टीट्यूट तो है नहीं, वो समाज में से निकल के आए हुए लोग हैं। तो जब समाज में ह्यूमन राइट्स को लेके एक तरह की टेंडेंसी है, जब समाज में माइनॉरिटी को लेके एक मानसिकता है, जब समाज में दलितों पे या दमितों पे, पिछड़ों पे एक तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, तो बार बार पुलिस की सेंसिटाइजेशन या पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात होती है। क्या कहीं ना कहीं हमें समाज के रिफॉर्म या समाज के सेंसिटाइजेशन या उस एजुकेशन को भी कहीं पे हम मिस कर देते हैं? क्योंकि वीएन राय सर आप कहते हैं कि इस पे डीपर डिस्कशन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पुलिस को बार बार इस तरह से क्यों ट्रीट किया जाता है कि वो समाज से अलग है, वो आती तो हमारे बीच में से ही है। तो आपको क्या लगता है इस पे, आप दोनों की क्या राय है? तो मैं बोलूं क्या? हाँ जी। देखिए,
देखिए, जो जैसे राय साहब ने कहा बीच में कि हमारा समाज भी इस तरीके के व्यवहार को पुलिस के, यानी जो थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट है, उसको अप्रूवल देता है। और आप देखिए कि सिनेमा में जब ये पुलिस वाला किसी थर्ड डिग्री देता है, मारता है थाने के अंदर, तो सिनेमा हॉल में तालियां बजती हैं। हम सिंघम जैसी एक इमेज जो है पुलिस वाले की बनाते हैं, बर्बरता से अपराधी को मारता है, जबकि वो अपराधी अभी अदालत से अपराधी घोषित नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, ये जो विकास दुबे नाम का शख्स था, ये कोई संभ्रांत व्यक्ति नहीं था, ये आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था, लेकिन न्याय का अधिकार तो इसको भी संविधान देता है। हमने तो कसाब को भी वकील दिया ना, उसका भी ट्रायल चला ना, जो आतंकवादी था, पाकिस्तान का था, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उसको भी हमने ट्रायल का मौका दिया था। ट्रायल तो सबका हक है। एक तो ये बात, दूसरी कि पुलिस और समाज, तो समाज सिनेमा में को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके की फिल्में बनाए, और जैसा आपने कहा कि समाज को भी सेंसिटाइज होना चाहिए कि सजा वो है जो अदालत दे। एक बात अदालत के रोल की आती, पुलिस रिफॉर्म एक बड़ा विस्तार से चर्चा करने की बात है, और इस पे हमारे साथ की किताब भी है, और काफी तमाम जगह लिखते बोलते रहते हैं। अदालत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, जिस वक्त कोई व्यक्ति पकड़ा गया, जैसे विकास दुबे को ही ले, तो जब जब उज्जैन में उस गिरफ्तार किया, उसके बाद ऑनवर्ड्स वो सेफ्टी की जिम्मेदारी अदालत की है। तो अगर ट्रांजिट रिमांड में है, तो वो अगली तारीख में अदालत के सामने पेश हो सही सलामत, ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि नए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये कई बार घटनाएं हो चुकी हैं कि मुजरिम को ट्रांजिट रिमांड से ले जा रहे हैं दूसरे शहर, रास्ते में गाड़ी का दुर्घटना होती है, मुजरिम भागता है, पुलिस वाले की असला छीनता है और वो मार देता है, और उस पर वो इनकाउंटर होता है। तो ये कहानी रिपीटेटिव चल रही है बराबर, इसमें कोई कहानी में परिवर्तन नहीं है। तो मुझे लगता है जो ट्रांजिट रिमांड की जो प्रक्रिया है, ये अदालत को इसको रिव्यू करना चाहिए कि वो मुजरिम को कैसे भेजे अभियुक्त को। तो उसके साथ कोई कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर जाए, कोई कैमरा पर्सन हो जो कि पूरी रिकॉर्डिंग करे, कोई एक नए प्रोटोकॉल बनाने चाहिए, क्योंकि ये लगातार रिपीटेड हो रहा है। दूसरी चीज, मैं ज्यादा पुलिस रिफॉर्म तो होगा, और सत्ता पक्ष के लोग कभी नहीं चाहेंगे पुलिस रिफॉर्म हो, विपक्ष में आएंगे तो पुलिस रिफॉर्म की बात करेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन तो लिमिटेड वे में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, वो जुडिशरी से हो सकता है। देखिए, ये नहीं हो सकता है कि जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक 16 पॉइंट की गाइडलाइन बना दे एनकाउंटर की, यूसीएल वर्सेस महाराष्ट्र में, एनकाउंटर होगा तो एफआईआर होगी, मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी, ये सारा 16 पॉइंट गाइडलाइन बना दिया उन्होंने। वो गाइडलाइन को रोज फॉलो करना पड़ेगा ऑन एवरी इनकाउंटर। हु विल फॉलो? कौन फॉलो करेगा? सरकार नहीं करेगी। सरकार तो पार्टी इन क्राइम है, पार्टनर इन क्राइम है, सरकार क्यों करेगी? तो अदालत की जिम्मेदारी है कि वो जो 16 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, वो हर इनकाउंटर पे लागू हो। ऐसे पुलिसकर्मी जो जेल जाए, जिन पर मुकदमा चले, तब वो धीमे धीमे इसमें परिवर्तन थोड़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि अदालतें इस पे जरा सा पुनर्विचार करें। और जैसा मैंने कहा कि देखिए, पुलिस रिफॉर्म जब व्यक्ति विपक्ष में होता है तभी जानता। और इनकाउंटर का मतलब क्या हो गया? इनकाउंटर का जो शाब्दिक अर्थ आप देखें तो भिड़ंत। इनकाउंटर का जो मतलब जनता या नेता या मीडिया या समाज समझता है, वो इनकाउंटर का मतलब कि पुलिस किसी को भी निशाना बनाकर उसकी हत्या कर रही है। इसका यही आम फहम मतलब यही है।
और मुझे लोकसभा में वो तस्वीर याद आ रही है रोते हुए आदित्यनाथ की। रो रहे थे वो लोकसभा में, और उनके जबान से शब्द यही निकल रहा था कि पुलिस मेरा इनकाउंटर कर देगी, मुलायम सिंह मेरा इनकाउंटर करा देगा। तो इनकाउंटर शब्द का मतलब वो भी जानते हैं जो सत्ता में है और जो करवा रहे हैं ये। मैं बीच में एक जो है खेद प्रकट करना चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि अभी मैंने एक फैक्चुअल मिस्टेक जो है, जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी फिर आपकी स्क्रीन पे एक फैक्चुअल मिस्टेक की थी। मैंने कहा कि इसमें हो सकता है सीए एनआरसी वाले आंदोलनकारी भी शामिल हो। दरअसल ये डेटा जो है ये चूंकि 2018 का है तो ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए, इस त्रुटि के लिए जो है मैं निजी तौर पर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने ये फैक्चुअल मिस्टेक एक की। मैं अपने सवाल पे जो है वो अगले जाना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है पूरी एनकाउंटर की, मैं वीएन राय साहब से सवाल करना चाहता हूं क्योंकि वो लंबे समय तक ये जो फर्स्ट हैंड अकाउंट और एक्सपीरियंस होता है, ये जो कहानी है पूरे एनकाउंटर की, इससे अगर आप होते इस समय सर्विस में, आप कितना सेटिस्फाइड होते, या ऐसी कहानी बनाने के बारे में क्या आप सोच भी सकते थे इस तरह की कहानी के बारे में? मतलब अगर मान लीजिए हम कुछ कर भी रहे हैं फेक, तो भी कहानी को लेके जो है ये एक बी ग्रेड या सी ग्रेड बम्बैया फिल्म की पटकथा मुझे लग रही थी। मतलब इतने क्रूड तरीके से, इतनी मूर्खतापूर्ण तरीके से, इसमें ये तो एक आईवाश की तरह एक कमीशन बना दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, एसआईटी बना दी है। वो सबको पता है कि वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी आदेश ना करे, वो फट से कह देंगे साहब हम तो खुद ही इंक्वायरी करा रहे हैं। और उसमें भी एक आईएएस अफसर को हमने रखा है, ऐसा नहीं कि पुलिस अफसर के नेतृत्व में कर रहे हैं। तो ये तो एक आईवाश है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि इतनी फुहाड़, इतनी लचर और इतनी झोल वाली कहानी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसे मारने के 5 मिनट पहले पत्रकारों को रोक दिया गया, बताइए। पत्रकारों की गाड़ियां साथ साथ जब मैं ये देख रहा था तो मुझे मार्केज की एक कहानी है, क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटोल्ड, एक मृत्यु की का पूर्व वृत्तांत। एक व्यक्ति है जो मारा जाएगा, पूरे शहर को पता है कि ये मारा जाएगा, सिर्फ उसे नहीं पता है कि वो नहीं मारा जाएगा। और वो कैसे घटनाएं होती हैं, क्योंकि मार्केज एक बड़ा रचनाकार है, तो एक आप रचनात्मक कौशल की पराकाष्ठा देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी किस्सा गोई का सबूत, उदाहरण है वो कहानी। उतनी ही ये फुहड़ कहानी थी जिसमें इस व्यक्ति को छोड़ के बाकी सब जानते थे कि मारा जाएगा। ये व्यक्ति भी महाकाल के मंदिर में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं कानपुर वाला फलाना हूँ। सिर्फ वो चाहता था कि लोग उसे देख लें कि वो जिंदा पकड़ा जा रहा है। वो सारे सीसीटीवी कैमरों के सामने जा रहा है, बार बार अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है। फिर जब पकड़ा गया तब भी वो कई बार कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो लोग ले जा रहे हैं अब वो इन सब से परे हो गए। तो रास्ते में गाड़ी भी पलट सकती है और वो रास्ते में इसके बावजूद मारा जा सकता है, इसका शायद उसको एहसास नहीं था। लेकिन बाकी सबको पता था कि मारा जाएगा। आप देखें बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रात में ही एक रिट लगाई है कि ये इसे ले जा रहे मारेंगे। कुछ पत्रकारों की गाड़ियां साथ साथ चली हैं, उनको भी ये शक था। उन गाड़ियों को, मतलब यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी खराब पटकथा तो बम्बई में आप रहते हैं, किसी बी ग्रेड बम्बैया फिल्म की भी नहीं होगी। जी, तो मैं ये तो फिल्में ही लिखता हूँ, तो मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ ऐसी कहानी लिखने के बारे में कभी। बताइए। अच्छा, इसका नायक भी कोई बी या सी ग्रेड फिल्म का नायक था। मतलब इसका जो आदर्श था वो पंडित शब्द उसने वहीं से लिया है, कोई अर्जुन पंडित या कोई फिल्म थी। जी जी तो जी इसका आप क्या करेंगे? मतलब अगर कोई इतनी खराब पटकथा लिख रहा हो, और ये केवल उस आत्मविश्वास का परिचायक है कि हमारा कुछ नहीं होगा। इतना पोर तरीके से अगर कोई ये एग्जीक्यूट कर रहा है ये चीज, तो सिर्फ ये आत्मविश्वास है कि हमारा कुछ नहीं होगा। और मेरा अपने अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि सचमुच इनका कुछ नहीं होगा। हमारी सारी संस्थाएं फेल हो जाएंगी, सारी संस्थाएं बकर बकर देखती रहेंगी, कुछ नहीं होगा। और ये बड़े आराम से इन सब लोगों, जो 5 लाख का इनाम था वो तो इनमें बटेगा ही, और भी इनको इनाम, इकराम, तरक्कियां ये सब मिलेंगी।
तो ये तो एक बड़े जिसे आप कह सकते हैं ना कि मास मूवमेंट की जरूरत है। जनता खड़ी होकर कहे कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक सभ्य पुलिस चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के कारण हम डिजर्व करते हैं कि हमको एक सभ्य पुलिस मिले। लेकिन देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि आपको राजा वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। मैं हमेशा इस कहावत को थोड़ा आगे बढ़ा के सोचता हूँ कि हमें पुलिस भी वही मिलती है जो हम डिजर्व करते हैं। हम अगर इस तरह की क्रूरता अपने अंदर भरे हुए हैं, डॉक्टर लोहिया एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, क्रूर कायरता। तो हम तो क्रूर कायरता का प्रदर्शन करते हैं। कोई कमजोर जेब कतरा मिल जाए तो उसकी पिटाई। यही विकास दुबे अपने गांव में जब तक ये जिंदा रहा और ऑपरेट करता रहा, लोग इसके कदम चूमते थे। किसी की हिम्मत नहीं कि इसके सामने तन के खड़ा हो जाए। और आज जब ये मर गया है तो सब इसकी लाश पे दो दो चार चार जूते मार रहे हैं। तो ये तो एक अब मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इतनी खराब पटकथा लिखने के बाद भी आप देखिएगा कि ये सुपर हिट फिल्म बनेगी। जी जी प्रशांत जी, आपने यूपी में ही पत्रकारिता की है और आप रहने वाले भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। आपने यही कहानी एग्जैक्टली किरदारों के नाम में थोड़ी फेरबदल के साथ कितनी बार सुनी है एक पत्रकार के तौर पे? सैकड़ों बार मैं तो बता दूं। बल्कि जो नए हमारे पत्रकार साथी बन रहे हैं या पत्रकारिता के जो छात्र हैं, उनको उनको बता दें कि देखिए, पुलिस के पास जो है बहुत सारी कहानियां नहीं होती हैं। देखिए, वो जो थाने, अच्छा, ये एफआईआर लिखने का काम कौन करता है? जो दीवान होता है थाने में। तो वो जो दीवान के पास, वो मुंशी प्रेमचंद नहीं है जो दीवान है। तो कितनी कहानियां, जी कितनी झूठी कहानियां इजाद करेगा। तो उसके पास एक टेम्पलेट होता है 4-5 कहानियों का। जैसे हिंदी के उत्तर प्रदेश के अखबारों में एक खबर आपने पढ़ी होगी कि डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए 4 लोग। अब उनके पास मिर्च, रस्सी और क्या क्या चीजें, वो पूरे एक लिस्ट है। वो लिस्ट मिलती है। कोई आतंकवादी दिल्ली में पकड़ा जाता है तो उसके पास उर्दू का अखबार जरूर होता है। वो कहीं से आतंकवादी की कार्रवाई जी करने आता है तो वो पहला काम ये करता है कि उर्दू का अखबार खरीदता है वो है। तो, तो ये सारा जो कहानियां हैं, ये बनी हुई कहानियां हैं। तो कितनी इजाद करेगा कोई कहानी? मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आप मैं तो करता ही था और आज भी यही करता हूँ कि आप किसी भी पुलिस के किसी भी केस को, ये तो बहुत चर्चित केस है, किसी एक XYZ केस को आप उठा लें और आप केस डायरी, एफआईआर और चार्जशीट पढ़ें, आपको किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं। आपको इतनी गलतियां, इतनी खामियां, इतनी उसमें गप मिल जाएगी कि आप आराम से एक अच्छी पत्रकारिता जो है उसके सहारे कर सकते हैं। दूसरा मैं बता दूं आपको, दिल्ली में किसी भी शहर में, आप कानपुर में हैं, आप लखनऊ में हैं, किसी भी शहर में आप 4-5 महीने की अलग अलग थानों की, उसी थाने की 5 एफआईआर उठा लें, 5 वारदात उठा लें, उसमें गवाह और पंचनामे में जिनके नाम है उनको देख लें आप, वही लोग होंगे घूम फिर के। ये 10-12-15 लोग होते हैं जो गवाह और पंचनामे का काम करते हैं। तो बेचारा थाने का आदमी जो दीवान है, वो कितनी कहानियां इन्वेंट करेगा? वो वही लिख देता है जो उसके पास है कहानी। वही इसमें भी कहानी है। दूसरी, मुझे एक पुलिस की, आप अगर भोपाल का इनकाउंटर देखिए या ये देखिए, एक पुलिस की एरोगेंस है। एरोगेंस सत्ता पक्ष की ये दिखाई दे रही है कि वो जान रहे हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे कि जेल में से लकड़ी की चाबी बना के जेल से निकल गया कोई। वो मान रहे हैं कि वो लकड़ी की चाबी हम कहेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। वो ये चाहते संदेश देना कि समाज का मूर्ख से मूर्ख आदमी ये जान ले ये फर्जी इनकाउंटर हमने किया है। मुख्यमंत्री जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, ठोक दो, तो हम ठोक ही रहे हैं। ये उनकी पॉलिटिक्स का नैरेटिव बनाने का भी हिस्सा है कि कहानी लचर बनाओ कि सबको समझ में आ जाए कि ये फर्जी इनकाउंटर हमने ठोका है। वीएन राय साहब के लिए एक क्वेश्चन था। जस्टिस SM लोढ़ा का एक रूलिंग आई थी कि जो कॉप्स एनकाउंटर में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको आउट ऑफ टाइम प्रमोशन देना या गैलेंट्री अवार्ड्स तब तक नहीं दिए जाए
जब तक पूरा केस या जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या एक ऐसा सिस्टम बन गया है पुलिस में कि जो वैलिडेशन आती है खुद पुलिस की या पुलिस में जो इन्वॉल्व पर्सनल है, वो सारी वैलिडेशन पॉलिटिकल क्लास से आती है कि प्रमोशन के थ्रू या रिवॉर्ड मिल जाता है या उनको ट्रांसफर नहीं होगा उनका, क्योंकि समाज तो उनको मामा कहता है, कभी ठुल्ला कहता है, कभी कुछ और गलत शब्द इस्तेमाल करता है। तो क्या इस वजह से भी इस तरह का सिस्टम आ गया, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास ही आपको रिवॉर्ड करेगी? आपको पता है जनता में तो बिल्कुल आपको लेके अविश्वास है, तो क्या फर्क पड़ता है? हमें करते हैं, हमें जो करते रहना है। इसमें मैं एक दो चीजें सिर्फ जोड़ना चाहूंगा। देखिए, इस मामले की भी इंक्वायरी होगी, इस मामले की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। हर जो आपका हर एनकाउंटर जो होता है उसकी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है और 100% मजिस्ट्रियल इंक्वायरी उसको वैलिडेट करती है। एक भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कहे कि नहीं इसमें कुछ शक पैदा हो रहा है। जो क्योंकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है, और वो उसका काम ये है कि इस जो इंक्वायरी है, जो ये मुठभेड़ है, इसको वैधता प्रदान करें। तो इंक्वायरी तो होती है और उसका इन्वेस्टिगेशन जो होता है, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस की कोई एजेंसी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन होकर अदालत में भी चला जाता है। तो वो जो शर्त है कि साहब पहले इंक्वायरी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो वो तो पूरा कर लेते हैं। ये सही है कि उनको जो वैलिडेट ज़्यादा जिसका काम है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है। पॉलिटिकल लीडरशिप और ये क्विड प्रो को है। पॉलिटिकल लीडरशिप अपना काम कराती है और एवज में इनका काम करती है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इनको देती है और आउट ऑफ टर्न या मॉनेटरी रिवार्ड्स देती है। तो वो तो है ही है। जनता वाले में थोड़ा सा मैं आपसे जरा सा वो करूंगा कि देखिए, हमारे देश में जनता भी, आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। भागलपुर में करीब 40 साल पहले एक अखफड़वा कांड हुआ था। बहुत हार्डेंड क्रिमिनल्स को भागलपुर की पुलिस ने पकड़ के, 10-12 लोग थे, उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया, वो अंधे हो गए। उस पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हल्ला हुआ और यहाँ से एक जांच के लिए कमीशन भेजा गया। जिस दिन वो कमीशन वहां पहुंचा, क्या आप कल्पना करेंगे, पूरा भागलपुर बंद था। और वो बंद कोई रिक्शे वालों या कुलियों ने नहीं किया था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने, पत्रकारों ने, डॉक्टरों ने, वकीलों ने, सब पुलिस के पक्ष में आके खड़े थे। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा साहब ये जो 10 दुर्दांत अपराधी थे, ये अपराधी ऐसे थे, मतलब उनके केसेस बताए कि कैसे वो दियारा कहते हैं बिहार में, जो नदी के किनारे का इलाका होता है, वो आप ले जाते थे अपने विरोधियों को, काट काट करके मगरमच्छों को खिलाते थे। औरतों का बलात्कार, किसी का हाथ काट लेना, लूटना, वो एक तरह से कानून के ऊपर हो चुके थे। अब उनको हिंदुस्तान की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती थी। कोई उन कारणों में नहीं गया कि ऐसा कैसे हुआ कि अदालतें एकदम असहाय हो गई और सजा नहीं दे पा रही हैं। सब इस पर खुश थे कि पुलिस ने कम से कम उन्हें सजा दे दी। अब ये अंधे हो गए, अब ये पूरी जिंदगी इस बात का पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने अपराध किया था। उसी तरह हैदराबाद का तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है। हैदराबाद का कांड तो 3-4 महीने पहले हुआ है। कानपुर वाला 2 दिन पहले हुआ है। आप देखिए जनता का रिएक्शन जरा देखिए ना। आप ट्विटर पे जाइए, आप सोशल मीडिया के दूसरे उसमें जाइए, सब लोग जय जय कर रहे हैं, जय हो रहा है। उसकी वजह है कि हम जो बुनियादी समस्या है उस पर नहीं जा रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई कि पुलिस न्याय करने लगी और आप उसका समर्थन करने लगे। किसी से बेसबाज भी नहीं होती। ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि हमारी न्यायपालिका, हमारे जो कानून है, जो उसके लिए प्रोसीजर्स बने हुए हैं, अब वो जिसे आप कह सकते हैं कि वो सक्षम नहीं रह गए, मतलब वो प्रासंगिक नहीं रह गए हमारे लिए। उनके चलते हम किसी अपराधी को सजा उसको मिलेगी जो जाति से कमजोर होगा, जो पैसे से कमजोर होगा, जो बाहुबल या राजनीतिक ताकत में कमजोर हो, सजा मिल जाएगी। कुछ पब्लिक रिलेशन के लिए भी सजा मिल जाती है। कई बार मीडिया ट्रायल हो जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी उसमें सजा पा जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सजा नहीं मिलती। ये जो पुलिस की हिंसा है उसको समर्थन शायद इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी मिलता है। जी सौम्या, मेरी आवाज तो मिल रही है? हाँ जी। हाँ मुझे मिल रही है। ओके, तो एक सवाल था कि
पुलिस की ट्रेनिंग में ऑन एन एवरेज डेटा के हिसाब से शायद पूरे एक्सपेंडिचर का सिर्फ 1% खर्चा होता है इंडिया में। और ऐसा है कि इन सर्विस जो ट्रेनिंग होती है, शायद उत्तर प्रदेश में सिर्फ 31% पुलिस कर्मियों ने कहा कि उनको इन सर्विस ट्रेनिंग मिली है। तो कहाँ पे वो एंट्री लेवल पे, तो क्योंकि हम लोग अच्छे एग्जाम्स होते हैं आईपीएस के लिए, बट कहाँ पे वो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? वो स्ट्रक्चरल लेवल पे मिस्टेक है कि आईपीएस का खुद का सेक्रेटरी नहीं है, इस वजह से वो मिसिंग है, या फिर पॉलिटिकल विल सिर्फ, मतलब या कॉम्बिनेशन है? क्या लगता है आप लोगों को? ट्रेनिंग का, देखिए ट्रेनिंग का जो है बाकी इस पे तो राय साहब ज्यादा प्रकाश डालेंगे। सिर्फ मैं एक बात कह दूं ट्रेनिंग पे कि जिस पुलिस अफसर को पनिश करना होता है उसको ट्रेनिंग कॉलेज का बना देते हैं प्रिंसिपल। जो आईपीएस सरकार के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, ईमानदार है, या वो आईपीएस अफसर जो है वो ड्यूटी के प्रति बड़ा सजग है, न्यायप्रिय है, तो और वो सत्ता पक्ष को तंग कर रहा है, उसको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का बना देते हैं प्रिंसिपल। तो अगर तो ट्रेनिंग का जो वो है वरीयता वो ये है कि वो पनिशमेंट पोस्टिंग की जगह है। बाकी ट्रेनिंग के बारे में राय साहब बताएंगे ज्यादा। ये सौम्या का भेजा हुआ एक डेटा जो है वो हमारे पास है, स्क्रीन पे हमारी चल रहा है। और ये डेटा जो है, सौम्या ये डेटा का सोर्स आप बता सकती हैं क्या था? ये जो ट्रेनिंग वाला डेटा है। हाँ, तो मैं ये वाला डेटा है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज और लोकनीति ने पिछले साल सीएसडीएस का डेटा है। उन लोगों ने 12,000 पुलिस कर्मियों को 21 राज्यों में इंटरव्यू किया था वेरियस क्वेश्चंस पे, उसमें से डेटा निकल गया। तो ये डेटा जो है, जो सीएसडीएस लोकनीति का डेटा है, ट्रेनिंग इन ह्यूमन राइट्स, कास्ट सेंसिटाइजेशन एंड क्राउड कंट्रोल, तो मानवाधिकारों, जाति के प्रति जो है संवेदनशीलता, जाति और क्राउड कंट्रोल यानी कि भीड़ पर नियंत्रण करने की ट्रेनिंग को लेकर डेटा है। और इसमें ये सवाल पूछा गया था कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रिसीव ट्रेनिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, यानी कि इन 3 चीजों के बारे में आपने आखिरी बार कब आपकी ट्रेनिंग कराई गई थी। ये 12,000 पुलिसकर्मियों पे किया गया है सर्वे, और इसका जो रिजल्ट आया वो आपके सामने स्क्रीन पे है, जो कह रहा है कि 25% पुलिसकर्मियों ने कहा कि मानवाधिकार की जो है वो ट्रेनिंग उनकी पिछले 2-3 साल में हुई थी। कास्ट सेंसिटाइजेशन को लेके केवल 24% ने कहा कि 2-3 साल में उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है। क्राउड कंट्रोल को लेके 2-3 साल में ट्रेनिंग हुई, ये 3%, ये 30% ने कहा। वहीं ह्यूमन राइट्स को लेके 17% लोगों ने कहा कि 2-3 साल से ही पहले हुई थी। 41% लोगों ने बताया, पुलिसकर्मियों ने बताया कि ज्वाइनिंग के वक्त ये ट्रेनिंग हुई थी। और 12% पुलिस वालों ने कहा कि कभी ये ट्रेनिंग ही नहीं हुई। इसके अलावा कास्ट सेंसिटाइजेशन को लेके 16% पुलिसकर्मियों ने कहा कि ये ट्रेनिंग 2-3 साल से पहले हुई थी। 45% ने कहा कि ज्वाइनिंग के वक्त हुई थी। 11% ने कहा कभी नहीं हुई। ऐसे ही क्राउड कंट्रोल को लेके जैसे हमने बताया 30% ने कहा कि 2-3 साल में ट्रेनिंग हुई है। 12% ने कहा उसके भी पहले। 51% पुलिसकर्मियों ने कहा कि क्राउड कंट्रोल की कोई ट्रेनिंग उनकी ज्वाइनिंग के बाद से आज तक नहीं हुई। 4% ने कहा नहीं। और मैं इसमें आपको मैं मतलब मेरा निजी आकलन हो सकता है, क्योंकि ये डेटा तो मुझे नहीं पता कि ये सर्वे में कितने % कहाँ से क्या जो है वो उन्होंने सैंपल लिए होंगे, पर मुझे लगता है ये जो 25, 24 और 30% का आंकड़ा है कि पिछले 2-3 साल में ट्रेनिंग हुई, ये भी संभव ज्यादा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में हुआ हो। उत्तर भारत में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वीएन राय जी क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण एरिया होना चाहिए था किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस के लिए। फौज में तो खैर इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पुलिस में भी दिया जाना चाहिए, लेकिन सबसे उपेक्षित अगर कोई एरिया है तो यही है। जैसा अभी प्रशांत जी कह रहे थे, बहुत सही बात है कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का अनुभव बता सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में 3-4 बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं। पहले वो पीटीसी जो हुआ करती थी उसको अब BR राव एकेडमी बना दिया गया है, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तो ये लगभग 100% है, बहुत इसमें रेयर एक्सेप्शन होगा जब कोई विलिंगली जाता है। ज़्यादातर लोगों को सजा देने के लिए भेजा जाता है। कोई आदमी आपके लिए एक तरह से इतना हॉट पोटैटो हो गया है कि अब आप अपने मुंह में नहीं रख सकते तो आप उसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भेज देते हैं। ये तो हालांकि नेशनल पुलिस एकेडमी जहाँ पे IPS की ट्रेनिंग होती है वो अभी भी बची शर्त में है कि पूरे देश में एक ही एकेडमी है और उसमें बड़ा स्टिफ कंपटीशन हो जाता है।
आईपीएस अफसरों के बीच वहाँ आने के लिए। वहाँ पिरामिड बड़ा नैरो है, बहुत कम लोग जा पाते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके अलावा, ये ट्रेनर्स के अलावा, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, इस पर ये मुझे, जैसे आपने कहा कि ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मुझे, मैं आपसे सहमत हूँ। वो ये है कि देखिए, हम दो रैंक को सिर्फ लें, एक पुलिस कांस्टेबल को और एक आईपीएस को। पुलिस कांस्टेबल्स का पूरे देश भर में 9 महीने का एक शेड्यूल है, 9 महीने उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इन 9 महीनों में जो ट्रेनिंग होती है, मान लीजिए उसको 8 घंटे या 10 घंटे उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम से होकर गुजरना है, तो इसका आधे से ज़्यादा फिजिकल में चला जाता है। परेड, पीटी, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, फील्ड इंजीनियरिंग, टैक्टिक्स, इन सब में उसका आधे से ज़्यादा समय जाता है। मुझे अपना आईपीएस का पता है, जहाँ पर कम समय जाता था, वहाँ भी सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक हम लोगों को इतना ज़्यादा रगड़ दिया जाता था कि हम भागते हुए में आते थे, और ब्रेकफास्ट करके भागते हुए क्लासरूम में जब जाते थे, तो उसमें 50% से ज़्यादा लोग सोते रहते थे। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि आप उतनी फिजिकल ट्रेनिंग करके फिर पूरे अटेंटिवली आप क्लासरूम में, जहाँ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, आप बैठ सकें। तो ये दोनों, कांस्टेबल के लिए भी, आईपीएस के लिए भी, जो ज़्यादा जोर दिया जाता है वो फिजिकल ट्रेनिंग पर है। फिजिकल और वेपन और टैक्टिक्स, और जब टेररिज्म आ गया तो और भी उसमें ज़्यादा चीज़ें जुड़ती गई। तो और उसके बाद जो बाकी आपका जो कानून की जानकारी है, जो बिहेवियरल साइंसेस की जानकारी है, ह्यूमन राइट्स की जानकारी है, उनका इनपुट कम से कम होता जाता है। और ये एक ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन भी है कि आप फिजिकली थक करके और फिजिकली चूर हो करके फिर आप क्लासरूम में बैठ कर अटेंटिवली उसको, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एक तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें दिक्कत आती है जी। इससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत यह है कि देखिए, ट्रेनिंग तो एक सतत चलने वाला इंटरवेंशन है, लगातार आपकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ट्रेनिंग का होना चाहिए। यानी एक, मेरा मानना है कि एक औसत पुलिसकर्मी को 3 से 4 साल के बीच हर कैरियर में, यानी उसके 5-6 मौके तो कम से कम आने चाहिए जब ट्रेनिंग इंटरवेंशंस हों। लेकिन दुर्भाग्य से एक कांस्टेबल जो 18 से 20-21 साल की उम्र में भर्ती होता है, और पहले 55 था, फिर 58 हुआ, अब 60 हो गया, 60 साल की उम्र में ज़्यादातर लोगों का एक भी ट्रेनिंग इंटरवेंशन नहीं हो पाता। आप ये जो सीएसडीएस के आंकड़े हैं, मुझे भी लगता है ये ज़्यादा कुछ आशावादी आंकड़े हैं। इसमें तो हर व्यक्ति 3 से 5 साल पहले किसी न किसी ट्रेनिंग मॉड्यूल से होकर गुजरा है, वो मुझे लग रहा है कि शायद सही नहीं है। ज़्यादातर लोगों को पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे ट्रेनिंग कोर्स में जाने का मौका नहीं मिलता। तो एक तो ये, आईपीएस अफसरों को भी अगर आप उनकी 37 से लेकर 40 साल तक एवरेज सर्विस का वो पीरियड देख लीजिए, तो 1 या 2 बार आते। मैं अपने कैरियर में सोचता हूँ तो मुझे 2 या 3 बार जाने का मौका मिला। तो ये कुल मिला करके ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपकी अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी नहीं। आप जब ट्रेनिंग में, जैसे आप उत्तर प्रदेश का हवाला लीजिए, अगर किसी सब इंस्पेक्टर को आप ट्रेनिंग कोर्स के लिए नॉमिनेट करिए, तो अपना पूरा हाथ पैर, पूरी ताकत लगा देता है कैसे वहाँ से बच निकले। अपनी एक आरामदेह ज़िंदगी छोड़ करके, कैसा, अच्छा वो भी कोई लंबे कोर्सेज नहीं होते, 15 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने के, उसमें भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि किसी को ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करने से कोई इनाम नहीं मिलने जा रहा। ट्रेनिंग में जाना उसके जो रूटीन की ज़िंदगी है उसको ज़रूर बाधित करता है। तो अच्छा, फिर उसके बाद आप आइए, ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, उनमें आपको बहुत कम जोर देने वाला सिलेबस मिलेगा जो ह्यूमन राइट्स पर ध्यान देता हो, जो कास्ट और जेंडर के बायसेस को दूर करने पर ध्यान देता हो। मेरी दिलचस्पी का इलाका कम्युनल प्रेजुडिसेस रहा है, मैं उस पर काम करता रहा हूँ। तो मेरा तो अपना मानना है कि हर कम्युनल वायलेंस जो है वो नए प्रेजुडिसेस आपके दिमाग में पैदा करता है। तो इसलिए जितने पुलिसकर्मी, वो कांस्टेबल से लेकर के वो आईजी या डीजी तक, जो भी उस कम्युनल वायलेंस सिचुएशन को कम्बैट करने के लिए लगाए गए हैं, वो ज़रूरी है कि आप उनको डी एडिक्ट करिए। उनको तरह तरह के एडिक्शन आ जाते हैं जब वो कम्युनल वायलेंस में जाते हैं, वो वी और दे बड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है, उसी तरह बात करने लगते हैं। तो ये वी और दे वाला सिंड्रोम निकालने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें वहाँ से निकालिए और उनको
ही एडिक्ट करिए, जो कुछ उन्होंने हासिल किया वो उनसे ख़त्म करिए। तो वो दुर्भाग्य से हम नहीं करते हैं। हम अच्छा, और जो सबसे बड़ा जो नेशनल पुलिस एकेडमी के लिए भी मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंज है, हमने ये मान लिया है कि आईपीएस अफसर ही ट्रेनर होंगे। ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। वहाँ पर डायरेक्टर भी आईपीएस अफसर होगा, उसके नीचे जो एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वो भी होंगे। एक आध दो एकेडमिक्स के लोग बहुत किसी इंफीरियर पोजीशन पर ला के बैठा दिए जाएंगे। वो वैसे ही ओवर आर्ड होते हैं, तो आईपीएस अफसरों के बीच में खुद ही इंफीरियरिटी से मरे जाते हैं। मेरा अपना मानना है कि हमें ज़्यादा सोशल साइंटिस्ट, ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, ज़्यादा बिहेवियरल साइंस के विद्वानों को वहाँ लाना चाहिए, और दे शुड बी ट्रेनर्स, वो ट्रेनिंग करें। आईपीएस ऑफिसर थोड़ा बहुत फिजिकल और वेपन ट्रेनिंग या जो प्रोफेशनल कुछ चीज़ें हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन दुनिया इतनी क्रिमिनोलॉजी में इतने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, या फोरेंसिक साइंस में इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं कि वो एक प्रोफेशनल जो एकेडमिशियन है या जो इस विषय पे काम करता है, पढ़ता लिखता है, उसी के लिए संभव है उस विषय को डील करना। तो ये हर तरह की स्थितियां हैं। आप पहले तो जो ट्रेनिंग है उसको सबसे कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दूसरे, आप जो ट्रेनर्स भेज रहे हैं वो जैसा अभी कहा कि सज़ा के तौर पे भेज रहे हैं। अगर सज़ा के तौर पर नहीं भी भेजे, जैसे नेशनल पुलिस एकेडमी है जहाँ मैं जानता हूँ सज़ा के तौर पर नहीं भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं है, मेंटली वो इतने कैपेबल नहीं है, इंटेलेक्चुअली इतने कैपेबल नहीं है कि वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में, बिहेवियरल साइंस की दुनिया में, या जो टैक्टिक्स ही है जो जिन अपराधियों से और ख़ास तौर से जो आपको मिलिटेंट से जिनसे आपको निपटना है, उनकी टैक्टिक्स भी वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, उसको भी वो नहीं पढ़ा सकते। तो हमें ट्रेनर्स भी चेंज करने चाहिए। और फिर जो इनपुट्स हैं, जैसे ज़्यादा ध्यान हमारा बजाय फिजिकल ट्रेनिंग के, फिजिकल ट्रेनिंग का एक पर्पज़ है, ठीक है, आपने उनको फिजिकली फिट कर दिया और थोड़ा बहुत हथियार और जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी कर दी। उसके बाद तो आपको बिहेवियर में चेंज करने वाला है, जेंडर को लेकर के, कास्ट को लेकर के, कम्युनल इश्यूज पर उनकी सोच बदलने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जो दुर्भाग्य से हम नहीं करते। इसीलिए आप पाएंगे कि ये सीएसडीएस वाली बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी। उन्होंने खासतौर से जेंडर के बारे में सवाल पूछे थे, अगर आप उसको देखें तो लगभग वो जैसे पैट्रियार्की हमारे समाज में है, उसी तरह की पैट्रियार्की वो जो पुलिस वाला इंटरव्यू दे रहा था उसके मन में भी थी। कम्युनल इश्यूज पे देखिए, वो मुसलमान, एक औसत मुसलमान उनके लिए एक जिसे आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट है, मिलिटेंट है। वो उसको देख करके जैसे साधारण हिंदू के मन में प्रेजुडिस आएगी, उसी तरह इस हिंदू पुलिस ऑफिसर के मन में भी है। तो इन सब चीज़ों को दूर करना, मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से हम नहीं कर रहे हैं। आपका जो नॉवेल है, जो लघु उपन्यास है शहर में कर्फ्यू, मुझे उसका जो आपने जो फॉरवर्ड लिखा है उसका शहर में कर्फ्यू का, उसमें एक हिस्सा है जहां पर आपने इस बात का जिक्र किया है कि दंगा कौन शुरू करता है, और हिंदुओं की बहुसंख्या ये मानती है कि दंगे आमतौर पर मुसलमान शुरू करते हैं, और वो चाहे हिंदू नौकरशाह हो, चाहे जो है वो एकेडमिशियन हो या पत्रकार हो या पुलिसकर्मी, उनके मन में इसको लेकर कोई शंका नहीं होती कि दंगा कौन शुरू करता है। मुसलमान जो कि स्वभाव से हिंसक होता है, इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि दंगा वही शुरू करता है। और आपने उसमें अपनी फेलोशिप का मेरे ख्याल से आपने जिक्र किया है कि जब आपने इसकी पड़ताल की तो आपने उसमें लिखा है कि एक हिंदू के रूप में मुझे बहुत तकलीफदेह तथ्यों से होकर गुजरना पड़ा। मेरा हिंदू मन ये मानता था कि दंगे में उदार, सहिष्णु और अहिंसक हिंदुओं का नुकसान क्रूर और हिंसक मुसलमानों के मुकाबले अधिक होता होगा। मैं ये जानकर चकित रह गया कि 1960 के बाद से एक भी दंगे में ऐसा नहीं हुआ कि मरने वालों में 70 से 80% से कम मुसलमान रहे हों। उनकी संपत्ति का भी इसी अनुपात में नुकसान हुआ, और ये तथ्य कोई रहस्य नहीं है। आमतौर से मुसलमानों और उर्दू प्रेस को पता ही है कि जब भी दंगा होगा वे ही मारे जाएंगे, पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार करेगी, उन्हीं के घरों की तलाशियां ली जाएंगी। गरज ये है कि दंगे का पूरा कहर उन्हीं पर टूटेगा, फिर वे दंगा क्यों शुरू करना चाहेंगे। प्रशांत जी, पुलिस के अप्रोच को लेकर टिप्पणी चाहूँगा, आपने तो कवर की है सारी चीज़ें।
भाई बहुत लंबी बात न करके मैं तो सिर्फ अभी आप लोग और राय साहब ह्यूमन राइट्स वगैरह की बातें कर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट तो बहुत आगे की बातें हैं, और इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सेंसिटाइज हो जाए पुलिस जी हमारी। मैं तो अभी ये चाहता हूँ, बड़ी छोटी सी चीज, कि सिर्फ हमारी पुलिस अगर आईपीसी और सीआरपीसी के दायरे के अंदर काम करेगी तो आप देखिएगा कि विजिबल डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा। जी तो अभी तो केवल इतना ही हम कर सकते हैं कि कानून के दायरे में, रूल ऑफ लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट के वो है गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उनका पालन करें, आईपीसी सीआरपीसी के माध्यम से चलें। वो ट्रेनिंग आप उनको बहुत एडवांस दे देंगे, ट्रेनिंग लेकर बेचारा वो आएगा थाने में और एक किसी को पकड़ के लाएगा, और उसको पकड़ने के बाद उसके पास जो 4 फोन आएंगे, वो 4 फोन उसकी ट्रेनिंग को हवा कर देंगे। जी जी तो ये सवाल मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, सवाल को दोनों लोगों से ये सवाल है कि ये सवाल अब मैं पॉलिटिकल सवाल पे जा रहा हूं कि अभी तक हम ह्यूमन राइट्स के एंगल से बात कर रहे थे, सेंसिटाइजेशन के एंगल से बात कर रहे थे और कानून के एंगल से बात कर रहे थे। आप दोनों लोग इसमें साजिश देखते हैं? कितने लोग बचा लिए गए इस एक आदमी को मार के? देखिए, ये जो आदमी है इसका पिछले 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल सत्ता में आए सबने इसका इस्तेमाल किया है, और सबका इसने इस्तेमाल किया है। एक राजनीतिक दल जिसके नेता इस समय बहुत बोल रहे हैं, उस राजनीतिक दल ने तो बावजूद इसके कि इसके खिलाफ थाने में घुस करके एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था, इसको पुलिस का प्रोटेक्शन दे रखा था। मैं तो उस विजुअल को दिमाग में जब आता है तो सोच करके हंसता हूँ कि कैसा लगता होगा कि अपराधी आगे आगे चल रहा है और 4 पुलिस वाले राइफलें लेके उसकी सुरक्षा के लिए साथ साथ चल रहे हैं। तो सभी ने किया है, और अगर ये जिंदा रहता, इसका जो सीडीआर है, जो इसके टेलीफोन पिछले 4-5 साल के जो कॉल्स हैं उनको आउट किया जाता है, इसके इंट्रोगेशन में कुछ बातें निकल के आती, तो जाहिर है कि बहुत सारे राज खुलते। मेरी आवाज शायद नहीं जा रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता की अनुमति के बिना तो यह असंभव है। तो और अभी तो योगी जी का ये दावा भी है, तो इसका मतलब तो ये है कि भाजपा की जो सरकार है, प्रशांत जी, भाजपा की जो सरकार है उसने अपने अलावा बाकी दलों के नेताओं को भी या बड़े लोगों को बचा लिया है। हाँ, देखिए, पुलिस के मामले में सभी लोग बहुत सेकुलर हैं। उसमें कोई भी जैसे राय साहब बता रहे हैं कि वो जिस पार्टी के लोग शोर मचा रहे हैं उन्होंने भी उसको सुविधाएं दी हुई थी। और आप देखिए कि जब उसने पुलिस पार्टी पे हमला किया, ऐसा आरोप है, और उसमें 8 पुलिस वालों की जानें गई, इंक्लूडिंग 1 डिप्टी एसपी, उसकी भी इंफॉर्मेशन उसको पुलिस के अंदर से ही आ रही, ये भी बातें आ रही हैं। तो उसकी पुलिस के तमाम लोग उसके दरबार में उठते बैठते रहे होंगे। और ये केवल ये कोई विकास दुबे की कहानी नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश में रहकर भी पत्रकारिता की है, और यहाँ से भी देखता हूँ कि मतलब हर अपराधी के दरबार में 10 पुलिस वाले होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे मैंने वाकया देखे हैं कि पुलिस का एक सुपरिटेंडेंट पुलिस है और वो कहीं छोटे डिस्ट्रिक्ट गया है, वो डर के मारे अपनी फैमिली को नहीं ले गया क्योंकि उसको माफिया का डर है। तो आप देखिए कि जहां पुलिस अगर सेफ नहीं है वहां वो किसको बचाएगी। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, और ये वही होता है कि जब तक सत्ता में आप नहीं है, जब तक आपको लगता है पुलिस बहुत खराब है, पुलिस बड़ी जाति कर रही है, जैसे ही आप सत्ता में आते हैं आप उसी पुलिस का इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसा पिछली सरकारों ने किया। तो और कुल मिला के देखिए बात वही ठहरती आके कि समाज जो है वो एक बड़ी फैक्ट्री है।
उसी फैक्ट्री से पुलिस निकली है, उसी फैक्ट्री से नेता निकला है, उसी फैक्ट्री से हम आप निकले हैं। वो फैक्ट्री अगर प्रोडक्ट खराब बना रही है तो आप क्या करेंगे? समाज को ठीक जी। ठीक होना पड़ेगा। जी, और उसके बाद उस खराब प्रोडक्ट को एक वर्दी और बंदूक और कानूनी अधिकार मिल जाता है, जो दरअसल जाहिर सी बात है और खतरनाक है ऐसे खराब प्रोडक्ट के साथ अगर एक वर्दी और कुछ प्रिविलेजेस जो है जो अच्छा, कानूनी उसके वो चले तमाम जाए। बैंक, उसके और भी पहलू हैं। उनके बेचारों की ड्यूटी आवर्स कितने हैं, जी 16 घंटे 18 घंटे, उनको बिल्कुल वीकली ऑफ बिल्कुल। मिलता नहीं है। कपड़े, यूनिफॉर्म का उनको अलाउंस कितना मिलता है, कितना उनके खर्च होता है। पुलिस लाइनों के फ्लैट की स्थिति क्या है? मैंने रेलवे के मुसाफिर खानों में जीआरपी के पुलिस को रहते हुए देखा है, कई कई साल तक बेचारे, उनकी पूरी गृहस्थी जो है वो एक बक्से में है, और वहीं वो रस्सी बांध के अपनी यूनिफॉर्म सुखा रहे होते हैं। और तो मतलब उसके भी जो जी तमाम दूसरे जो मनोवैज्ञानिक पहलू है पुलिस के, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। इसमें बल्कि चूंकि वीएन राय साहब वाला पूरा जो हाशिमपुरा मलियाना का मामला था, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं और मैंने देखा है कि कैसे कैसे सालों साल पीएससी के जो जवान हैं, जो पुलिस सेक्शन कांस्टेबलरी के, वो सालों साल उन तंबुओं में गुजार देते हैं कि वो 41वीं बटालियन और 63वीं बटालियन वो बस खड़ी हुई है और तंबू लगा हुआ है और वो कई एक एक साल तक उन्हीं तंबुओं में रह रहे होते थे, ईंटें लगा के उस पर खाना पका रहे होते थे। और पुलिस लाइन में तो मेरे चूंकि बचपन कॉलेज के और बचपन के तमाम दोस्त रहते थे, तो मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, यूपी में लखनऊ की राजधानी की जो पुलिस लाइन है वहां के हालात ऐसे थे कि जब मैं पहली बार उसके घर गया और मुझे लगता था कि ये तो पुलिस वाले का बेटा है, ये बड़ा प्रिविलेज्ड होगा, मैं क्या हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय। मैंने उसका घर देखा और मुझे लगा कि यार ये हमारे साथ मेरे ख्याल से वीएन राय साहब जो है उनका कनेक्शन शायद टूट गया है। नहीं, मैं तो हूँ, सुन भी रहा हूँ आपको। अच्छा, प्रशांत जी का कनेक्शन टूट गया। प्रशांत जी आपका विजुअल नहीं मिल रहा है हमको। प्रशांत जी का, जी जी जी। तो मेरा जो वो दोस्त था, तो मैं देख के हैरान हो गया कि वो एक कमरे का घर था जिसमें पीछे एक बरामदे जैसा कुछ हिस्सा था और वहां पानी भरा हुआ था। पूरी लखनऊ की पुलिस लाइन जो लखनऊ विश्वविद्यालय के ठीक सामने है, कीचड़ थी और बहुत ही विपन्न अवस्था में वो पूरा परिवार 4 लोगों का एक कमरे के घर में रह रहा था। तो खैर सौम्या कुछ सवाल मुझे लग रहा है काफी देर से कुछ देर से पूछना चाहती हैं। सौम्या आपके मन हाँ, में कोई इसको बात अब थी? इस चर्चा को कंक्लूड भी करें जी हम, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। सौम्या आपकी आवाज सौम्या नहीं मिल रही है हमको। सॉरी नहीं, मैक मेरे पास कोई बड़ा अच्छा सवाल नहीं है। ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस आखिरी ये बात, आप लोगों का कंक्लूडिंग रिमार्क चाहता हूं इसमें कि अब आगे का रास्ता जो है, हालांकि किसी सरकार को कोई सलाह देने से कोई फायदा नहीं है, हम सब जानते हैं, पर समाज से आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हो, वो समाज जो जश्न मना रहा है इस तरह के एनकाउंटर पे, तो आप लोग क्या कहेंगे? वीएन राय साहब। देखिए, हमें बहुत व्यापक पुलिस सुधारों की जरूरत है। और इससे ये तो अब कुछ ज्यादा ही, जैसे जैसे एक मुहावरा है ना, सर के ऊपर से पानी चला गया। इसके बाद जनता को खड़ा होना चाहिए, आंदोलित होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमको एक सभ्य पुलिस चाहिए। हमको एक बर्बर, कानून कायदा तोड़ने वाली, संविधान को अपने ठेंगे पर रखने वाली पुलिस नहीं, एक सभ्य पुलिस चाहिए। जनता को मांग करनी चाहिए। जी प्रशांत जी। देखिए, जो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे 10 सभी के घर, जी का कुछ शेर है। तो अभी ये विकास दुबे को ही आप मान लीजिए, उसके दोस्त और उसके परिवार के लोगों को ही अगर आप देखें, तो पुलिस जिनका पिछले एनकाउंटर करते रही होगी, ये जश्न मनाते रहे होंगे। जी तमाम सारे इनको, इनके जो चाहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पे शेर वगैरह का पोस्टर लगा के इनका कर रहे थे, जातिगत प्रचार में लगे हुए थे। तो पुलिस को अगर आप ये पावर देंगे मारने की, तो कल आप भी उसके भुक्तभोगी होंगे। तो इसलिए वो जो सिंघम जो है वो सिनेमा के पर्दे तक ही रहने दें। सिंघम को आप जाति जिंदगी में ना लाएं, क्योंकि वो रुकेगा नहीं वहां पे। और पुलिस का कोई भी अधिकारी या पुलिस कर्मी इस आधार पे कब किसको अपराधी बनाकर और उसके साथ 3rd डिग्री करेगा, ये
अख्तियार अगर आप उसको देंगे तो वो किसी पर भी लागू होगा, कोई नहीं बचेगा। कल आप भी आएंगे, परसों परसों आपका कोई दोस्त आएगा। मान लीजिए कि विकास दुबे का तो आपराधिक पृष्ठभूमि थी, लेकिन तमाम लोग पुलिस की जाति के शिकार होते हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, या विक्टिम को ही। अभी आप देखिए उन्नाव रेप में, आप देखिए क्या हुआ जी कि विक्टिम को ही निशाना बनाया गया। तो ये इसलिए हमको वो सिंघम को सिनेमा के पर्दे पर ही रहना अच्छा लगता है, वहीं रहने दें, जाति जिंदगी में सिंघम को ना लगे। तो प्रशांत जी ने जहां पर बात खत्म की है, मैं उसको थोड़ा सा आगे, चूंकि मैं सिनेमा लिखता हूं, मैं इसको जोड़ देता हूं कि दरअसल सिंघम जो है उसकी जगह शायद सिनेमा के पर्दे पर भी नहीं है। और सिर्फ सिंघम नहीं, साल 2011 में ऐसी एक कहानी कहने वाली फिल्म जो थी, मैं बल्कि नाम लेता हूं, दबंग को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का। और वो एक ऐसे पुलिस वाले को नायक के तौर पे पेश करती थी जो न केवल भ्रष्ट है, वो ऐसे तमाम एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके अपनाता है। सिनेमा का समाज पे एक गहरा असर है। आज अगर हम बहुत सारे प्रेम विवाह होते देख रहे हैं अंतर्जातीय, तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक सिनेमा का असर भी समाज पे है, उस वजह से वो हो रहा है। तो ये सिनेमा को भी सोचना होगा, लेकिन समाज के तौर पे हमको सोचना होगा। भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का जो अनुच्छेद 32 से 35 है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तौर पे जानते हैं, उसको संविधान के हृदय और आत्मा बताया था। जिसकी सबसे पहली चीज है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और गिरफ्तारी का तरीका अगर गैर कानूनी या संतोषजनक नहीं है तो न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर्स होते हैं, कल को आपके परिवार का भी कोई व्यक्ति इसका जो है शिकार हो सकता है। बाकी बहुत ज्यादा कहने की जगह एक आंकड़ा बताऊंगा आपको कि 2002 से 2008 के बीच पूरे देश में 440 फेक एनकाउंटर्स के मामले थे। ये एनएचआरसी की रिपोर्ट है, जिसमें से 231 सबसे ज्यादा यूपी में थे। लेकिन समाज का आपकी अप्रूवल रेटिंग देखिए, जब बढ़ती है तो क्या होता है। 2009 से 10 केवल एक साल में जो केस पहले 6 साल में 440 थे, वो एक साल में 2010 तक, 9 से 10 तक वो 555 मामले हो जाते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में थे। मुंबई के कुछ पुलिसकर्मियों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से ही जाना जाता था, जिनमें से एक के नाम पर 312 एनकाउंटर किलिंग्स दर्ज हैं। ये किसी समाज के लिए गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है। सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं। प्रशांत जी आपका बहुत धन्यवाद, वीर राय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सार्थक चर्चा के लिए, सौम्य आपके इनपुट्स के लिए शुक्रिया आपका। और हम लोग फिर मिलेंगे सवाल में इसी तरह की चर्चा आपसे लेके लाइव में। जिन लोगों ने हमको ज्वाइन किया और अपने इनपुट्स दिए, उन सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।